रॉकिंग रेनेटस एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के बारे में कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कैसे हम बेहतर तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट करते क्या है, करते कैसे हैं, किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आज जानकारी हासिल करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होने की वजह से इसकी कॉम्पोजिशन में हर एक चीज बारीकी से मॉनिटर की गई है, टेस्ट की गई है और हर अलग अलग पैरामीटर्स में करीब 70 से 80 टेस्ट होने के बाद इसको हमारे बीच में लाया गया है। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स की आमूमन आमूमन लोग सोचते हैं कि भाई जरूरत क्या है, लेकिन आज से तकरीबन मतलब 1970 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसको हरित क्रांति कहते थे। उसके पहले खाना इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से, लेकिन कुछ केमिकल की मदद से जो उपज बढ़ा ली गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब क्रॉप्स का, और जिस खेत में 1 बोरी अनाज होता था उसी खेत पे 10 बोरी अनाज होने लगा। और इसकी वजह से खाने की कमी तो खत्म हो गई, लेकिन इसी चीज के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सैकड़ों केमिकल्स आ गए और उन केमिकल्स की वजह से तरह तरह की बीमारियां, रोज नए केमिकल और रोज नए तरह की बीमारियां आज के बेसिस पे हमें देखने को मिलती है। तो इस वजह से हमें डेफिनेटली जरूरत है कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स की जिसमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं है। डेफिनेटली जरूरत है कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ की, कुछ ऐसे पोषण की, कुछ ऐसी खुराक की जो कि हमारे शरीर के अंदर जो पोषण की कमी है उसको भी पूरा करे और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहतर रखे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट्स देते समय या प्रोडक्ट्स लेते समय ये ध्यान में आता है कि भाई हमें रिजल्ट चाहिए, हमें ये फला फला प्रॉब्लम हुई है, हमें ये फला फला प्रॉब्लम हुई है, तो हमें रिजल्ट चाहिए। लेकिन रिजल्ट लेने के लिए इन कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना भी जरूरी है। एक तो है हमारी हेल्थ ट्रायंगल, जिसमें स्लीप, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन तीनों बराबर बराबर में आता है। अगर मान लीजिए आपको कोई ऑक्सीजन दे और खाना पानी ना दे, या खाना पानी दे और ऑक्सीजन ना दे, तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपको जिंदा रहने के लिए खाना पानी और ऑक्सीजन तीनों बराबर मात्रा में चाहिए। अभी क्या है कि ठीक उसी तरह से जब शरीर को प्रॉपरली हेल्दी रहना है तो उसको समय समय की नींद चाहिए। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। हमने एक मुहावरा भी सुना है, बचपन में एक पोयम भी सुनी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हमें जल्दी सोना है, क्वालिटी नींद चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज चाहिए और अच्छी खुराक चाहिए। दवाई का रोल तब शुरू होता है जब ऑलरेडी हम बीमार पड़ चुके होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन बहुत बड़ी चीज है। हम माँ के पेट में थे तब से हमारी खुराक का खास ख्याल माँ रखती आई है, जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर पहुंचता जाता है और सही तरीके से पहुंचता है। लेकिन हमें सही करने के लिए, सिस्टम को, शरीर के सिस्टम को सही करने के लिए, या किसी भी बीमारी को की रोकथाम के लिए, या किसी भी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमें इन चीजों के बारे में खास ख्याल रखना होगा। मान लीजिए कि आपको अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम जिस कारण से हुई वो कारण भी शरीर के अंदर बना हुआ है, और आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिस कारण से प्रॉब्लम शरीर के अंदर है उस कारण को समझना पड़ेगा और उस कारण को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आपका मेन पर्पस सर्व हो पाएगा। तो कभी कभी सन साइकिल वाली डाइट हमारी नहीं होती, यानी कि सूर्यास्त के पहले पहले हमें खा लेना चाहिए जो मेजर खाना है दिन का। तो बेसिकली हमें सुबह भारी खाना चाहिए, दोपहर में हल्का और उस रात को उससे भी हल्का। तो ये हम फॉलो नहीं कर पाते, ये अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ बेहतर रहेगी। इन सारी चीजों को आप ख्याल रखें जब किसी को भी सप्लीमेंट बता रहे हैं, तो उनको बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ पाएगा। एसिड बेस का बैलेंस, कभी कभी बहुत लोगों को एसिडिटी होती है। अमूमन जो भी आंच में पका हुआ खाना होता है वो हमारे शरीर के अंदर एसिड बनाता है। अमूमन जो भी हम खाना खाते हैं वो शरीर में उसको पचाने के लिए एसिड बनाना पड़ता है। तो हमारे शरीर में एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है और बेस बहुत कम हो जाता है। एसिड ज्यादा हो जाने की वजह से कीटाणु भरा हुआ माहौल भी एसिडिटी वाली जगह पर ज्यादा पैदा होता है, और साथ ही साथ एसिडिटी ज्यादा हो जाने की वजह से आपको यहाँ पर मतलब खट्टी डकारें या एसिडिटी का एहसास होता है कुछ भी रिच खाना खाने के बाद। तो ये एसिडिटी की समस्या आमतौर पे लोगों को देखने को मिलती है। अब मान लीजिए आप प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और साथ में एसिडिटी जिस वजह से हो रही है वो कारण भी बना हुआ है शरीर में, तो सप्लीमेंट बहुत लंबे समय तक आपका कुछ खास नहीं कर पाएगा। आपको शरीर को एक अनुकूल माहौल देना पड़ेगा, अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा उसको अपने बेहतरी करने के लिए। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। शरीर के अंदर 2 तरह के खाने जाते हैं,
एक खाना जाता है हाइड्रेटिंग फूड और एक खाना जाता है डिहाइड्रेटिंग फूड। ब्रेड जब शरीर के अंदर जाती है तो बिल्कुल सूखी हुई होती है, लेकिन जब निकलती है तो पानी लेकर निकलती है। लेकिन खीरा या इस तरह का कोई भी सलाद या फल जब हम खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, वो हमारे शरीर को पानी दे करके शरीर से बाहर निकलता है। तो आपको हाइड्रेटिंग फूड खाना चाहिए, डिहाइड्रेटिंग फूड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजों को आपको अपने कस्टमर्स को और अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताना पड़ेगा, तभी जाकर उन्हें बेहतर से बेहतर और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ पाएगा। थर्मोजेनेसिस होता है शरीर की खुद ब खुद गर्मी पैदा करने की जो क्षमता होती है, उसको थर्मोजेनेसिस कहते हैं। उसको आप खाना खा के भी प्रज्वलित कर सकते हैं, उसको आप अच्छी डाइट मेंटेन करके भी प्रज्वलित कर सकते हैं, उसको आप लिमिटेड फूड से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल कहते हैं चिंता ही चिता का द्वार है। तो जब भी हम चिंता करते हैं तो बहुत सारी तरह की स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर में कोर्टिसोल पैदा होता है और वो एक के बाद एक के बाद एक काफी सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में भी हम आगे जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन समझ लेते हैं। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर पहला शुरू हुआ तो प्राण घातक मृत्यु की वजह से बहुत सारे लोगों की चोट लगने की वजह से मृत्यु हो गई। बम फट गया, गोली लग गई, हाथ धड़ से अलग हो गया, पैर धड़ से अलग हो गया, तो उनको मॉर्फिन दिया जाता था उस समय ताकि उनको पेन में कुछ रिलीफ हो। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1920 में, तो बहुत सारी मेडिकल रिसर्चेज हुई कि जो आज मर जा रहा है उसको 10 दिन कैसे जिंदा रखा जाए, जो 10 दिन में मर रहा है उसको 100 दिन कैसे जिंदा रखा जाए, जो 100 दिन में मर रहा है उसको साल भर कैसे जिंदा रखा जाए। तो जान बचानी है, साइड इफेक्ट के बारे में नहीं सोच रहे। साइड इफेक्ट के साथ भी अगर वो जिंदा रहे तो बहुत बड़ी बात है, भाई जिंदा तो रह रहा है कम से कम। तो प्राण घातक मृत्यु से बचाने के लिए मेडिसिन का आविष्कार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों की प्राण घातक मृत्यु से मेडिसिन ने जान बचा ली, उसकी उन लोगों की जान को बढ़ा दिया। और फिर क्या हुआ कि उसी दवाइयों का इस्तेमाल जो लाइलाज बीमारियां थी उन पे किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस थी उनमें भी, यानी कि जीविका से उत्पन्न हुए जो रोग थे उनमें भी, या किसी कमी से उत्पन्न हुए जो रोग थे उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी क्या है कि न्यूट्रिशन के बारे में हम समझते हैं, न्यूट्रिशन का कहाँ आविर्भाव हुआ। 1950 में यूएसएसआर और अमेरिका चांद पे जाना चाहते थे और चांद पे जाने में एक समस्या थी कि अगर वहां जाएंगे और आएंगे तो बहुत समय लगेगा, और जो भी जाएगा स्पेस शटल में वो खाना खाएगा और खाना खाएगा तो पॉटी लगेगी, और पॉटी अगर लगेगी तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि पॉटी लगेगी तो वहां तो जीरो ग्रेविटी होती है, वहां तो पॉटी उड़ने लगेगी, हर दिन की अलग अलग पॉटी उड़ रही है, आप अंदाजा लगाइए। तो इस वजह से इन लोगों ने कुछ ऐसे फूड का आविष्कार करने की कोशिश की जो कि 100% शरीर के अंदर एब्सॉर्ब हो जाए और उसका वेस्ट बिल्कुल ना निकले। तो जब वेस्ट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा तो पॉटी वाली समस्या नहीं आएगी। तो उन्होंने उस न्यूट्रिशन का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया और स्पेस का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। यूरी गैगरीन जो था वो स्पेस में जाने वाला व्यक्ति था, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहला पैर रखने वाला व्यक्ति था चांद पे। एक अमेरिका का था और एक रशिया का था। रशिया यानी कि यूएसएसआर, तब तो नाम यूएसएसआर था। तो उसके बाद अब कोई डेली बेसिस पे तो स्पेस शटल जाएगा नहीं, चंद्रमा पे डेली बेसिस पे तो लोग जाएंगे नहीं। तो अब ये जो आविष्कार था उसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए किया जाने लगा, और मिलिट्री में सफल प्रयोग के बाद, सफल इसके होने के बाद, इसको लोगों जिनको किसी भी पोषण की कमी की वजह से कोई रोग हो रहा था उन लोगों को दिया जाने लगा और देखा जाने लगा कि बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट उस पर भी आ रहा है। अब मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे शरीर रोगग्रस्त होता क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि जब इतना सा शरीर होता है हमारा, तब हम हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाते हैं और हम थोड़ी थोड़ी देर में पॉटी कर देते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 2 साल या उससे उससे भी 1 साल से भी कम के बच्चे होते हैं, तो हम जो भी खाते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर पच के बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर के अंदर कोशिका बड़ी होती है, हमारे शरीर के अंदर भूख ज्यादा लगनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो सुबह खाते हैं वो अगले दिन सुबह निकलता है, और दिन भर में जो खाते हैं वो अगले दिन निकलता है। तो आप सोचिए कि वो जो गंदगी पैदा हुई, वो जो गंदगी शरीर के अंदर जमी रही, वो लंबे समय में दिक्कत करती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहा करते थे कि अगर हम आपका पेट साफ है तो 90% रोग नहीं होंगे, और आपका पेट ही कारण है 80 से 90% रोगों के होने का। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह की डिटॉक्सिफिकेशन होनी जरूरी है। जहां गंदगी रहेगी वहां कीटाणु आएंगे, जहां कीटाणु आएंगे वहां आज नहीं तो कल चल के बीमारी जरूर आ जाएगी। ऐसे में अगर हम शरीर को अंदर से साफ कर दें तो कीटाणु कमजोर पड़ जाएंगे, और कीटाणु कमजोर पड़ जाएंगे तो बीमारी भी कमजोर पड़ जाएगी। क्योंकि कीटाणुओं को फलने फूलने के लिए गंदा वातावरण चाहिए, और बीमारियों को फलने फूलने के लिए कीटाणु भरा माहौल चाहिए। इसी वजह से हम अपने घर को साफ रखते हैं, इसी
इसी वजह से हॉस्पिटल को साफ रखा जाता है, इसी वजह से हम अपनी हर चीज को साफ रखते हैं, ताकि ना आएंगे कीटाणु, ना आएंगे बीमारी, ना गंदगी आएगी, ना कीटाणु आएंगे, ना बीमारी आएगी। और अगर आप साफ हैं तो साफ रहते हुए अगर अपने शरीर को अंदरूनी तौर पे साफ रखते हैं तो आपको कोई भी बीमारी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आमतौर पे जिस बर्तन में खाते हैं उसको हम मांजते हैं, जिस बर्तन में हम पकाते हैं उसको मांजते हैं, जिस बर्तन में डाल रहे हैं उसको हम मांजते ही नहीं। आप सोचिए कि ये जो हम जिस बर्तन में डाल रहे हैं इस बर्तन को मांजते हैं क्या? आप सोचिए कि जब सुबह सुबह हमारे मुंह से बदबू आती है, हम ब्रश करते हैं, जिस रास्ते से खाना अंदर जा रहा है अगर वो गंदा हो रहा है तो बाकी का जो अंदर का सिस्टम है वो भी गंदा हो रहा होगा। और ऐसा कोई भी फिनाइल या एसिड नहीं है जिसको पीकर हम शरीर के अंदरूनी सिस्टम को साफ कर दें। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें कुछ ऐसा आहार लेना चाहिए, कुछ ऐसा पोषण लेना चाहिए जो कि अंदर जाके हमारी शरीर की जितनी भी गंदगी है, जितने भी जरासीम है, उसको अंदरूनी तौर पे साफ कर दें। अभी फेस्टिवल में हम लोग अपने घर की क्लीनिंग करते हैं। हर फेस्टिवल, हर बड़े फेस्टिवल में, चाहे वो किसी भी धर्म का फेस्टिवल हो, हम क्लीनिंग करते हैं बहुत सारी। लेकिन डेली झाड़ू और पोछा होने के बाद भी रेगुलर बेसिस पे बहुत सारा कचरा निकलता है जब हम दिवाली में या किसी भी पर्व में बड़ी अच्छी तौर से सफाई करते हैं। आप सोचिए डेली साफ करने के बाद भी इतना कचरा अगर हमारे घर से निकल रहा है तो हमारे शरीर के अंदर, शरीर ने कितनी दिवाली देखी, शरीर ने कितनी ईद देखी, शरीर ने कितनी क्रिसमस देखी, शरीर ने कितनी महावीर जयंती देखी, लेकिन शरीर के अंदर से वो कचरा कभी भी साफ नहीं हुआ। तो इस वजह से हमें शरीर को अंदरूनी तौर पे नहलाने की जरूरत है, शरीर को अंदरूनी तौर पे साफ करने की अत्यंत आवश्यकता है। अब ये हमारे आंत का एक क्रॉस सेक्शन है और ये माइक्रोवेली है, ये तौलिए की तरह होती है, रेशे होते हैं इसमें, और इसके अंदर मैल जम जाता है, इसके अंदर काई जम जाती है, तो अंदर खाना घुस नहीं पाता, अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लेकिन जब हम नोवा का सेवन करते हैं, जब हम जैनप्रो का सेवन करते हैं, जब हम इम्यूजैन का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले ये इसको ढीला करता है, इस गंदगी को ढीला करता है, और फिर उसको एक कंघी से जैसे दूसरी कंघी को साफ किया जाता है, ठीक उसी तरह से साफ कर देता है, ताकि हमारी आंत वापस वैसी हो जाए जिस दिन जब हमारी आंत गंदी नहीं हुई थी, जब बचपन में, तब जैसी हमारी आंत थी वैसी हमारी आंत हो जाए। अब न्यूट्रिशनल गैप क्या होता है? अमूमन न्यूट्रिशनल गैप, हमें जो खाना चाहिए वो हम खाते नहीं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जिस समय खाना चाहिए उस समय नहीं खाते, जिस समय नहीं खाना चाहिए उस समय खाते हैं। तो ये हमारी एक जीवन रेखा है, ये हमारी लाइफ स्पैन है, ये जो काली वाली लकीर बीच में खींची हुई है। तो हम जब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के होते हैं, तब हमें पूरा 100% न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन 70% नहीं मिल पाता, सिर्फ 30% मिल पाता है, क्योंकि बच्चा जो खाना चाहता है वो हम देना नहीं चाहते, और जो बच्चे को खाना चाहिए वो बच्चा खाना नहीं चाहता। हर जो लोग फल खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग बच्चे को फल खिलाना चाहते हैं, वो बच्चा फल खाता नहीं, और जो बच्चा फल खाना चाहता है उसको माँ बाप कभी कभी फल खिला नहीं पाते। तो ऐसी कुछ मिसमैच, ऐसे कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो ये जो 30% का न्यूट्रिशन मिला और 70% का गैप रह गया, ये गैप अगर लंबे समय तक बना रहे तो एक रोग का रूप ले लेता है। और ये जो रोग है, ये डॉक्टर और दवाइयां दोनों मिलकर ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सिर्फ सिम्टम को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ, वो सिम्टम के बारे में सोचते हैं। जिस कारण से प्रॉब्लम बनी है वो कारण अभी भी बना हुआ है, वो कारण अभी भी मौजूद है शरीर के अंदर, वो सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करते हैं। तो मेडिसिन और डॉक्टर क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। बीपी है, दवा खा लो, डायबिटीज है, दवा खा लो, पेन हो रहा है, दवा खा लो, तो दब जाएगा। आप देखिए, कभी भी दवा खाने से कोई भी चीज दब जाती है, वो कभी भी कंप्लीटली ठीक नहीं होती, वो दब जाती है। तो आप मान लीजिए, अगर आपने कोई भी दवा खाई और वो सिर का दर्द है, दवा खा ली, दर्द दब गया, कभी कभी दवा का असर खत्म होने के बाद दर्द वापस स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है कि आपके प्रॉब्लम को या आपकी जो सिम्टम है उसको दबाया जा रहा है, और दबाने से एक प्रेशर कुकर का इफेक्ट तैयार होता है। कैसे? प्रेशर कुकर में खाना बनता है प्रेशर से, और जब प्रेशर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो सीटी के जरिए, भाप के जरिए बाहर निकलता है। तो ठीक उसी तरह से जब आपके शरीर के अंदर भी दवाइयों से, डॉक्टरों की चीजों से जब प्रेशर बन जाएगा बहुत ज्यादा, तो वो भी मतलब उफान मारेगा, और उफान मारेगा तो तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, और ऐसे समय में डॉक्टर दवाई दोनों आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमारा एकमात्र विकल्प है कि ये जो 70% की कमी है इसको होने ही ना दें। अब हमारे पास जो न्यूट्रिशन है रेनेटस नोवा में, जैनप्रो में, इम्यूजैन में, उसमें या इनफैक्ट काढ़ायु में भी, ये 70% की कमी को होने ही नहीं देगा। तो जब 70% की कमी ही नहीं होगी तो कमी से होने वाले रोग भी नहीं होंगे, और कमी से होने वाले रोग अगर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, किसी भी तरह की समस्या ही नहीं होगी। अभी क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारी ताकत है मौजूद।
अब इम्यून सिस्टम को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ईस्ट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैरासिटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी एंटी प्यूरेटिक। एंटी पायरेटिक यानी कि अगर कभी किसी को बुखार आ जाए तो उस बुखार से लड़ने के लिए, उस बुखार को कम करने के लिए कुछ ऐसे नेचुरल फूड होते हैं जो कि बुखार को रेगुलेट करने में शरीर की मदद करते हैं। अभी क्या है कि ये सारी की सारी काबिलियतें हमारे अलग-अलग प्रोडक्ट के अलग-अलग इंग्रेडिएंट में मौजूद हैं। तो जब ये इंग्रेडिएंट हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के बाद इम्यून सिस्टम अपना काम बेहतर तरीके से कर पाता है। जैसे ड्राइवर और खलासी होता है, ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना और खलासी का काम होता है ड्राइवर की मदद करना। और ठीक उसी तरह से जो हमारा न्यूट्रिशन है वो ड्राइवर की मदद करता है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा, इम्यून सिस्टम वो ड्राइवर है और ड्राइवर की मदद करता है गाड़ी को चलाने में। लेकिन अगर हम दवाई की बात करें तो दवाई क्या करती है, वो ड्राइवर के साथ जोर जबरदस्ती करती है कि नहीं ऐसे चलाओ, नहीं वैसे चलाओ, ये हार्मोन, मतलब उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है बॉडी के अंदर। इसी वजह से वो केमिकली सिंथेसाइज्ड ड्रग्स होते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने बॉडी के अंदर जाते हैं, चाहे बॉडी को पसंद आए चाहे ना आए, चाहे बॉडी उसे एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, जिसकी वजह से बहुत सारे दवाइयों के बहुत सारे लोगों को रिएक्शंस भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को सूट भी नहीं करती। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक देता है ना डॉक्टर, ये इसके अंदर भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, पर नेचुरल एंटीबायोटिक। मैं आपको बताता हूँ नेचुरल एंटीबायोटिक और मार्केट के एंटीबायोटिक में क्या फर्क है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी कीटाणु हैं, उन सारे कीटाणुओं को आंख में पट्टी बंधी होती है और हाथ में AK-57 होती है। तो वो क्या है, AK-47, AK-56 से धड़ाधड़ 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 धनाधन गोली चलाना शुरू करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि वो किन कीटाणुओं को मार रहे हैं, अच्छे कीटाणुओं को या बुरे कीटाणुओं को। वो सारे कीटाणुओं को मार देते हैं। इसी वजह से जब दवाई खाकर कोई ठीक होता है तो वो बिल्कुल चूसे हुए आम की गुठली की तरह बिल्कुल मुरझाया हुआ सा रहता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी हो गई, और उसको ठीक होने में, उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई बिना दवाई खाए ठीक होता है तो वो बिल्कुल ऐसा अधमरा सा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर के अच्छे कीटाणु नहीं मरे हैं। अगर वो दवाई खा के ठीक होता है तो शरीर के अच्छे कीटाणु भी मर जाते हैं। लेकिन अगर वो नेचुरल एंटीबायोटिक लेता है, जो प्रकृति वाली एंटीबायोटिक लेता है, जो कि हल्दी में होती है, जो कि और भी बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पतियों में होती है, तो वो शरीर को क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी तो उसकी पट्टी नहीं बंधी होगी। वो पता है उसको कि कौन सा बुरा कीटाणु है और कौन सा बेहतर कीटाणु है। तो वो अच्छे वाले को नहीं मारेगा, सिर्फ बुरे वाले को मारेगा, सिर्फ बुरे वाले को शूट करेगा, सिर्फ बुरे वाले को गोली मारेगा। तो जब बुरे वाले को गोली मारेगा और अच्छा वाला सलामत रहेगा तो इससे क्या होगा, आपके अच्छे कीटाणु तेजी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे और प्रॉब्लम से आप जल्दी निजात पा पाएंगे। तो ये अंतर होता है मार्केट के एंटीबायोटिक में जो आप दवाई दुकान से खरीदते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर जो नेचुरल एंटीबायोटिक होते हैं, उसमें ये फर्क होता है, अच्छे और बुरे में ये फर्क होता है। एंटीसेप्टिक ताकि सेप्टिक ना हो, एंटीवायरल ताकि वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन ना हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ताकि सूजन ना हो, एंटी बैक्टीरियल ताकि बैक्टीरिया का कोई दुष्प्रभाव ना हो, फंगस, यीस्ट या माइक्रोबॉडी का दुष्प्रभाव ना हो, और पायरेटिक का मैं बता चुका हूँ, बुखार को कम या ज्यादा करना। ये सारी की सारी प्राकृतिक ताकत हमारे प्रोडक्ट्स के जो के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कुदरत ने दी है। हमने फैक्ट्री में कुछ भी तैयार नहीं किया है, हमने सिर्फ उसे मिलाया है साइंटिफिक तरीके से, ताकि हर किसी की गुणवत्ता हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अब हमारा इम्यून सिस्टम को इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है ये सारी चीजों को बेहतर करने के बाद। ये पहले इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। पहले सबसे पहले तो सफाई करता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। यहाँ क्या करता है, सबसे पहले सफाई करता है, और सफाई करने के बाद जब अब सफाई कितने समय में होगी, अब किसी का शरीर ज्यादा गंदा है तो उसको 1 या 2 महीने लग सकते हैं, किसी का शरीर बहुत ज्यादा गंदा है तो उसको 4 या 6 महीने भी लग सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन आपका शरीर कितना गंदा है। अब ये कोई माइक्रोस्कोप से या किसी बाहरी इंस्ट्रूमेंट से तो देखा नहीं जा सकता कि आपका शरीर कितना गंदा है। तो आमतौर पे आपका शरीर जितना साफ होगा उतना आपको बीमारी से आप दूर रहेंगे। इसके बाद न्यूट्रिशनल गैप को एड्रेस किया जाएगा। पहला काम, शरीर के अंदर से गंदगी साफ होगी न्यूट्रिशन से, हमारे जैन प्रो से, हमारे इम्यूजैन से, हमारे नोवा से, हमारे काढ़ायु से। सबसे पहले गंदगी साफ होगी, उसके बाद न्यूट्रिशनल गैप की भरपाई होगी। न्यूट्रिशनल गैप की भरपाई के बाद ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स शरीर के अंदर काम करेंगे। अब हम समझते हैं कि रीजन क्या है डिजीजेस के। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई कारण होता है। हमारे शरीर के अंदर भी अगर शरीर शारीरिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका भी कोई ना कोई कारण होगा निश्चित तौर पर।
तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आने का या बीमारी आने का कारण क्या है? कारण है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जिस समय सोना चाहिए उस समय सोते नहीं, जिस समय उठना चाहिए उस समय उठते नहीं, जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। इसकी वजह से एक जीविका से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, जीविका से रिलेटेड रोग हो जाते हैं, लाइफस्टाइल के बिगड़ने की वजह से जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं हमें। तो ये लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर के जो रोग हैं वो लाइफस्टाइल को ठीक करने से ही सॉल्व होंगे। आप कभी भी कितना भी सप्लीमेंट खा लीजिए, कुछ हद तक तो आराम मिल जाएगा, लेकिन जब तक जीविका, जिसके बिगड़ने की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, वो जब तक जीविका ही ठीक नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे? आप सप्लीमेंट छोड़ देंगे, जीविका आपकी बिगड़ी हुई है, तो वापस से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि जीविका बिगड़ी हुई है। प्रॉब्लम तो जीविका के बिगड़ने की वजह से शुरू हुई थी। तो जहां से कहानी शुरू हुई थी वो तो वहीं का वहीं है। तो प्रॉब्लम तो वापस शरीर में आ जाएगी। इस वजह से लोगों को लगता है भाई हम सप्लीमेंट खा रहे हैं, फिर प्रॉब्लम कैसे हो गई, दोबारा प्रॉब्लम कैसे हो गई? भाई प्रॉब्लम जिस कारण से शरीर में आई उस कारण को भी तो भगाओ। जब तक वो कारण शरीर में रहेगा तब तक वो कारण तो दोबारा पैदा कर देगा उस प्रॉब्लम को। सप्लीमेंट क्या करेगा? खैर, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक कारण है। आपने क्या खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या पचाया ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अभी जब मैंने आपको डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताया, वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो हमने क्या खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने क्या पचाया ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ रहेगी गंदगी वहाँ आएंगे कीटाणु, जाएंगे कीटाणु वहाँ आज नहीं तो कल चल के बीमारी जरूर आ जाएगी। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको शरीर को अंदरूनी तौर पे साफ रखना है। हार्मोनल डिसऑर्डर, चाहे वो थायराइड की समस्या हो, चाहे वो एस्ट्रोजन की समस्या हो, चाहे वो अलग अलग बहुत सारे हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम होती है। हेरिडिटी यानी कि वंशगत प्रॉब्लम होती है, किसी के दादाजी, नाना जी, दादी जी, नानी जी को ये प्रॉब्लम थी, उनको विरासत में ये माँ पिताजी को प्रॉब्लम थी, तो विरासत में कोई प्रॉब्लम मिल गई। इन्फेक्शंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल। अभी जो कोविड चल रहा था वो वायरल इन्फेक्शन था। तो वायरस के, बैक्टीरिया के, यीस्ट के, माइक्रोबॉडीज की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। उस स्किन को भी प्रभावित कर सकते हैं, वो शरीर के अंदरूनी पार्ट को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो अब हम रेनेटस नोवा से ये एक्चुअली ये जो समस्याएं हैं, जो 5 रीजंस ऑफ, देखिए हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी बीमारी ठीक नहीं करते, वो कोई दवाई नहीं है। उसका दवाई से, ठीक करने से, मिटिगेशन से, किसी भी तरह की चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम की जड़ के ऊपर काम करते हैं और प्रॉब्लम की जड़ को शरीर से बाहर फेंक देते हैं, तो ना रहता है बांस ना बजती है बांसुरी। अब ये जो मैंने आपको बताया रीजंस ऑफ डिजीजेस हैं, अब वो रीजंस ऑफ डिजीजेस के ऊपर नोवा काम करते हैं। नोवा के हर एक इंग्रेडिएंट, अलग अलग इंग्रेडिएंट काम करते हैं। मैंगोस्टीन, साइबेरियन जिनसेंग, सफेद मुसली, पुनर्नवा, एल्डरबेरी, बिलबेरी, अश्वगंधा, सिगरू, शतावरी, जिंको बाइलोबा, गोक्सुरा, मंजिस्टा, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट क्या करते हैं? सबसे पहले ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट शरीर को अंदर से साफ करते हैं, अंदर से साफ करने में मदद करते हैं। और जब सफाई हो जाती है तो उसके बाद न्यूट्रिशनल गैप को एड्रेस किया जाता है, जो शरीर के अंदर लंबे समय से कमी बनी हुई है उस कमी को बाहर किया जाता है, और उसके बाद शरीर को मजबूत किया जाता है। ये सारे के सारे प्राकृतिक तत्व देकर इम्यूनिटी सिस्टम को बोला जाता है कि इम्यूनिटी सिस्टम तुम अपना काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये सारा का सारा काम रेनेटस नोवा करता है। ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स करते हैं। अब हम एलोस्टीन की बात करते हैं। एलोस्टीन जो है वो उसके अंदर ज़ैंथोन्स होने की वजह से, उसके अंदर एलोवेरा होने की वजह से ये बैक्टीरिया और वायरस से नेचुरली लड़ता है। अब हमारे मुंह के अंदर बदबू आती क्यों है? बदबू इसलिए आती है बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि हर गीली जगह पे जल्दी से जल्दी बैक्टीरिया आ जाता है और हमारा जो मुंह है वो चौबीसों घंटे गीला ही रहता है, जिसकी वजह से रात को बैक्टीरिया वहां पनपते हैं और सुबह बदबू आती है। तो आप सोचिए कि बैक्टीरिया, अच्छा मार्केट में जो टूथपेस्ट मिलते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया के ऊपर बेअसर है, मतलब बिल्कुल एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि बैक्टीरिया को मार सके या बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकाल सके। एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है। वो करते क्या है, बैक्टीरिया के ऊपर एक सुगंध की परत जमा देते हैं जिससे बदबू रहे लेकिन बदबू का एहसास ना हो। सुगंध से उसको ढक देते हैं, उसको छिपा देते हैं, और जैसे ही उस खुशबू का प्रभाव कम होता है बदबू दोबारा से आ जाती है। इसलिए वो कहते हैं 2 बार करो, 4 बार करो, पता नहीं कितनी बार ब्रश करने को कहते हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस के प्रभाव से ज़ैंथोन्स जो कि नेचुरली पाए जाते हैं मैंगोस्टीन के अंदर और एलोवेरा के अंदर, बैक्टीरिया का जानी दुश्मन है। ये दोनों बैक्टीरिया के जानी दुश्मन होने की वजह से ये बैक्टीरिया को शरीर के अंदर, हमारे मुंह के अंदर से निकाल देते हैं। और अगर मान लीजिए आपका मुंह साफ है तो मुंह के जरिए गंदगी खाने के जरिए अंदर जाती है। तो अगर अगर आपका मुंह साफ रहता है तो कोई भी गंदगी आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपको, आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी।
साथ ही साथ इसके अंदर किसी भी तरह का कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट आमतौर पर मार्केट के टूथपेस्ट में हुआ करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? चौक है या चूना है? तो हम मार्केट से जो खरीद के ला रहे हैं, मार्केट का जो टूथपेस्ट, उसमें चौक है या चूना है? तो हमें क्या लग रहा है? चूना लग रहा है हमें। हम चूना खरीद के लेकर आ रहे हैं और चूना रगड़ रहे हैं दांत दांत में। अब बताइए, चूना तो 40, 50, 60, 70 रुपए का होता नहीं है, पर ये लोग हमें महंगा चूना बेच रहे हैं और चूना लगा रहे हैं हमें, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से लगा रहे हैं। और चूना लगाने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार को भी ये लोग लेकर आते हैं चूना लगाने के लिए, जिन्होंने जो खुद तो वो इस्तेमाल करते नहीं, बस कुछ पैसे लेकर प्रचार कर देते हैं। खैर, तो हमारा जो एलोस्टीन है, इसके अंदर किसी भी तरह का कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है। और इसके अंदर एलोवेरा और मैंगोस्टीन होने की वजह से ये हमारे टेस्ट बड्स को क्लीन करता है, ताकि हमें सुस्वादु भोजन का स्वाद हम बेहतर से बेहतर ले सकें। और जो बैक्टीरिया की वजह से जो बुरी मतलब सांसों की जो बुरी बदबू है, उससे उसको होने से रोकता है, क्योंकि बैक्टीरिया ही नहीं रहेगी तो बुरी बदबू आएगी कहाँ से? इसलिए आपका मुंह का जो स्मेल है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। पॉलिश करता है आपके एनामेल को। आपके दांत के ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसको एनामेल कहते हैं, जिसके घिस जाने की वजह से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, गैंगिवाइटिस, पीरियडोंटाइटिस और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती है। तो पॉलिश कर देने की वजह से आपके एनामेल को पॉलिश करने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आपको नहीं होती है। इसके अलावा आपके मुंह को निकोटीन से डिटॉक्सिफाई कर देती है। निकोटीन से डिटॉक्सिफाई करने का क्या अभिप्राय हुआ? आप जो भी निकोटीन का सेवन करता है, वो खैनी, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू या ऐसा कोई भी चीज हो सकती है, तो उससे निकोटीन आपके शरीर के अंदर जम जाता है, आपके मुंह के अंदर जम जाता है। लेकिन जब एलोस्टीन से आप ब्रश करते हैं तो निकोट जमा हुआ जो निकोटीन है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जब जमा हुआ निकोटीन शरीर से बाहर निकल जाएगा तो निकोटीन से होने वाला जो दुष्प्रभाव है, उसका जो होने वाला कैंसर का प्रभाव है, उससे होने वाला जो नुकसान है, वो नुकसान से आप ज्यादा लंबे समय तक बचे रहेंगे। तो आप में से जितने भी लोग नशे का सेवन करते हैं या आपके आसपास जितने भी लोग नशे का सेवन करते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनको एलोस्टीन के बारे में जरूर बताइए। इसके अंदर कैनोटोलिटिक इफेक्ट होता है एलोवेरा के अंदर, जो कि गम और टूथ को रीजनरेट कर सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा दांत बहुत दोबारा आ जाएगा। दांत दोबारा आने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे मोटे जो रिपेयर की गुंजाइश है वो जरूर हो सकती है। आप बताइए कि जब हम पैदा हुए थे, जिस दिन पैदा हुए थे, दांत थे क्या हमारे पास? नहीं थे। तो दांत पैदा कैसे हुए? दांत क्या फैक्ट्री से लगाए थे? जो हमने आहार खाया, जो हमने खुराक ली, उस खुराक से शरीर ने दांत बनाया। एक बार नहीं, दो दो बार दांत बनाया। तो आप सोचिए कि अगर शरीर दो बार दांत बना सकता है, तो उसकी क्या छोटी मोटी रिपेयर नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर उसे सही खुराक मिले, अगर उसे सही कंडीशनिंग मिले, अगर उसे सही मेंटेनेंस मिले, तो वो ये काम कर सकता है जो कि एलोस्टीन करता है। तो ये हरे ढक्कन पे मत जाइए, ढक्कन सफेद ही है, लेकिन ये सिर्फ फोटो के लिए है, समझ लीजिए। नोवास्टीन एवोकाडो बटर से बना है, जो कि नेचुरल मॉइस्चराइजर है, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। ये एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत सारी होती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, वो सारी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है मैंगोस्टीन के होने की वजह से, जो कि इसे पॉल्यूशन, रेडिएशन और टॉक्सिसिटी से बचाती है। स्किन के कंडीशनर का काम करता है, स्किन को हेल्दी शाइन देता है। तो ये सारी चीजें करता है। और इसमें 3 साबुन रहते हैं 100-100 ग्राम के, यानी कि 300 ग्राम का साबुन है ये। तो ये बहुत ही किफायती है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। जैंथ प्रो का क्या फंक्शन है? जैंथ प्रो में फ्रुक्टोलिगोसैकेराइड्स, मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, शतावरी एक्सट्रैक्ट, लाइकोपाइन, एलोवेरा, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, B5, B6, B12, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। इसके अलावा और भी काफी सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, सेलेनियम, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटर स्कॉच, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, लेमन, मिक्स बेरी, काफी सारे अलग अलग 9 अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसके इसके क्या फायदे हैं? ये भी क्या करता है कि ये सबसे पहले हमारे प्रोसेस पेट को साफ करता है। ये भी हमारे शरीर के अंदर वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बेसिक है। ये सबसे पहले सफाई करता है, फिर हमारे शरीर को पोषण देता है, और फिर जितने भी तरह की बुरी चीजें हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में इम्यूनिटी सिस्टम की मदद करता है। ये 3 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। साथ ही साथ रेनेटस नोवा को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिए। वो चाहे सुबह लें या रात को लें, या दोनों टाइम भी ले सकते हैं। इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो 3 से 4 है। तो अगर आप एडल्ट हैं तो 3 से 4 आप आराम से ले सकते हैं।
और ये रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करें। 2 से 3 महीने के बाद आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप नोवा खा रहे हैं तो इम्यूजेंट ले लीजिए, इम्यूजेंट ले रहे हैं तो आप ज़ैंप्रो ले लीजिए। ऐसे बदल-बदल के 2-2 3-3 महीने पे आप प्रोडक्ट्स को सेवन करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। साथ ही साथ आपको अगर हम ज़ैंप्रो को इस्तेमाल करने की बात करें, तो अगर आपको वज़न कम करना है, तो आपको खाना खाने के पहले खाना है, आधा घंटे पहले खाना है खाना खाने के। और अगर आपको वज़न बढ़ाना है, तो खाना खाने के 1 घंटे बाद खाना है। अब आप कितना ज़्यादा वज़न बढ़ाना चाहते हैं, आप कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर रहे हैं उसके साथ, कितना ज़्यादा डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 बार खाएँगे या 2 बार खाएँगे। तो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो अब चलिए हम लोग ज़ैंथ टच के बारे में, हैंड वॉश के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, सोडियम लॉरेट सल्फेट है, लॉरियल सल्फेट नहीं है, जो कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करता है, स्मूथ और नरिश करता है। कोकोमोडो प्रोपिलिपेटिन है जो फोमिंग एजेंट है, ग्लिसरीन है, सोडियम कोकोल सोडियम क्लोराइड है, फेनॉक्सीथेनॉल है जो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। मैंगोस्टीन के बारे में हम सब जानते हैं, ग्वार हाइड्रोप्रोपिलेट अमोनियम क्लोराइड है जो कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करती है। नीम है, फंगस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करती है। अकाई बेरी ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से हैंड को साफ रखती है और किसी भी तरह के कीटाणु को फटकने नहीं देती, क्योंकि अगर हाथ में कीटाणु होंगे तो मुंह के अंदर जाएंगे और मुंह के जरिए वो पूरे के पूरे शरीर में जा सकते हैं। तो इसके अंदर किसी भी तरह के फॉस्फेट्स, वाइथलेट्स, पैराबेन्स या फॉर्मेल्डिहाइड्स किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इसके अंदर मौजूद नहीं है। साथ ही साथ अगर हम हेयर क्लेंजर की बात करें तो इसके अंदर सोडियम कोकोल ग्लिसरेट है, ग्लिसरीन है। सोडियम कोकोल ग्लिसरेट जो है वो कोकोनट का फैटी एसिड है जो कि हमारे हेयर को सॉफ्ट करने में मदद करता है। ग्लिसरीन स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, ड्राई नहीं होने देता हमारे स्कैल्प को। बेटिन है जो कि डर्ट को लूजन करती है और इम्प्योरिटीज को हटाती है। ब्रह्मी है, डैंड्रफ से लड़ने में मदद करती है, हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, स्कैल्प के लिए अच्छी है, हेयर फॉल को रोकने में मदद करती है, शाइनी बनाने में मदद करती है, हेयर को प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकती है। शिकाकाई आंवला डैंड्रफ से लड़ने में, हेयर फॉल से लड़ने में और जड़ों को मजबूत करने में बहुत अच्छी है। मैंगोस्टीन, जैसा कि हमें सबको पता है कि मैंगोस्टीन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हेयर कंडीशनर और प्रोटेक्शन का काम करता है। भृंगराज जो है वो डैंड्रफ से लड़ने में मदद करता है और स्प्लिट एंड यानी कि 2 मुंहे बाल जो होते हैं उसको होने नहीं देता। मेथी और जटामांसी क्या करते हैं, ये हेयर की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं और डैंड्रफ और हेयर लॉस से लड़ने में मदद करते हैं। तुलसी हमारे स्कैल्प को ठंडा रखती है और हमारे जड़ों को मजबूती देती है। लिकोरिस मिनरल और मल्टीविटामिन है हेयर के लिए, ये कंडीशनर का काम करते हैं, हेयर को सिल्कियर और शाइनियर बनाते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा हेयर क्लेंजर है वो शैम्पू और कंडीशनर दोनों का काम करता है और ये क्या करता है कि ये हमारे ड्राई हेयर और स्कैल्प के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ये प्रीमेच्योर बाल्डनेस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। रफ डल हेयर या थिन हेयर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो फॉर्मूला है उसका पीएच बिल्कुल स्किन के जैसा है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन को नरिश करने में मदद करता है। ये बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही कम मात्रा में लगता है, बहुत ही कम लगता है और बहुत ही लंबा चलता है, जिसकी वजह से क्वालिटी भी अच्छी है और किफायती भी आपको पड़ेगा अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो। आप जो बॉडी वॉश है, बॉडी क्लेंजर है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है, क्लॉग्ड पोर्स के लिए अच्छा है, इवनली मॉइस्चराइज करता है, हार्मोनल एक्सक्रीशन से छेड़छाड़ नहीं करता है और हार्श और सॉफ्ट पार्ट को समान रूप से क्लीन करता है। सल्फेट्स, पैराबेन्स, फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें भी नहीं है। एल्डर फ्लावर होने की वजह से स्किन टोन को बेटर करने में मदद करता है। एंटी प्रॉपर्टीज से प्रोटेक्ट करते हैं मैंगोस्टीन। इसमें ग्लिसरीन जो है मॉइस्चर लॉस से प्रिवेंट करता है। मैंगोस्टीन बॉडी क्लेंजर इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, एक ऐसा लूफा आता है प्लास्टिक का या मतलब एक जालीदार एक होता है, उसमें आप एक पंप आपको डालना है और उस जालीदार से रगड़ रगड़ के आपको बॉडी को साफ करना है। ये 100 बार से भी ज्यादा चल सकता है आप इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज्यादा किफायती है और बहुत लंबा चलता है। तो ये आप देखते होंगे कि जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं उनके आसपास से गुजरने से बॉडी से एक खुशबू आती है। तो अगर आप बॉडी क्लेंजर को इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर से भी उस तरह की खुशबू आ सकती है। अब हम जानते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में। एक जो अच्छी सेल होती है, नॉर्मल सेल जो होती है, वो नॉर्मल सेल 21 से 28 दिन के अंदर बड़ी होकर के 2 नई डॉटर सेल्स को पैदा करती है और खुद मर जाती है। पुरानी सेल खुद मर जाती है, नई 2 डॉटर सेल्स को पैदा कर देती है। आने आने वाले 21 से 28 दिन में वो 2 नई डॉटर सेल्स भी 2 नई डॉटर सेल्स को पैदा करेगी और खुद मर जाएगी। फिर आने वाले समय में वो 2 डॉटर सेल्स भी 2 डॉटर सेल्स को पैदा करेंगी और खुद मर जाएंगी। लेकिन
सेल के इस 21 से 28 दिन के जीवन काल में अगर फ्री रेडिकल्स का अटैक हो गया उनके ऊपर, तो फ्री रेडिकल्स का अटैक होने की वजह से उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनका जो खुद का खाना है वो स्कैवेंज कर लेंगे, वो कीटाणु उनका खाना खुद खा लेंगे। तो जब सेल के पास खाने को कुछ बचेगा नहीं तो भूखी मर जाएगी, और सेल भूखी मर जाएगी तो मर के वो पक जाएगी, और पक के वो सड़ जाएगी। और ये सड़न जब वो आसपास की सेल में वो सड़न फैलती है, फिर आसपास के टिश्यू में फैलती है, फिर वो आसपास के ऑर्गन में फैलती है, और इसी तरह से आपको बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे अलग अलग तरह के संगीन मसले होना शुरू हो जाते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो आपके सेल को, आपके शरीर के अंदर प्रोटीन को और डीएनए तक को डैमेज करने के लिए कारगर है, और वो जो है वो एजिंग को भी कंट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए आपके शरीर की एज है मान लीजिए 35 साल, लेकिन आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बड़ी तेजी से चल रहा है, तो आपके शरीर की आंतरिक एज जो है वो 40, 42 या 45 साल की हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर के ऊपर दबाव ज्यादा है, आपके शरीर पे अंदरूनी तौर पे आपके ऊपर, शरीर के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो मशीन्स जो ज्यादा पुरानी हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो टैक्सी चलती है आज के डेट में, ओला या उबर या इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी टैक्सी चलती हैं, तो वो टैक्सी दिन भर सड़क पे रहती है, कभी कभी तो रात भर भी सड़क पे रहती है। तो दिन भर रात भर सड़क पे होने की वजह से उसका जो जीवन काल है, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर वो टैक्सी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आमतौर पे एक गाड़ी आप खरीदते हैं तो उसकी 15 साल की लाइफ होती है, 15 साल के बाद आपको उसको स्क्रैप करना पड़ता है। लेकिन अगर आप टैक्सी की बात करें तो दिन भर रोड पे रहने की वजह से बिल्कुल उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर बर्डन पड़ने की वजह से वो 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर उसके जो सारे कल पुर्जे हैं वो जवाब दे देते हैं। ठीक उसी तरह से आपके शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर दबाव अगर ज्यादा होगा तो आपके शरीर के अंदरूनी एज जो है वो बढ़ जाएगी। यही कारण है कि बहुत सारे 40, 42, 45 या अभी तो 20 से ऊपर के साल के भी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये हार्ट अटैक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इसके कारण पता नहीं चलते, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का डायरेक्टली कोई टेस्ट भी नहीं है जिस टेस्ट के जरिए आप पता कर सकें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस समझने के लिए फ्री रेडिकल समझते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के चले जाने की वजह से या इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से एक एक खलबली मच जाती है एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि एक मेहमान एक्स्ट्रा आ गया। आप मान लीजिए आपके घर में भी कोई मेहमान आ जाए और साल भर तक ना जाए, तो आपका राशन, मतलब आपका जो मतलब बजट है वो तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना, क्योंकि अब घर में खाने वाले एक्स्ट्रा आ गए, 2 या 4 खाने वाले एक्स्ट्रा आ गए, तो आपका बजट तो उथल पुथल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से, और मान लीजिए अगर किसी माँ का बच्चा खो जाए तो वो तो छटपटाने लगेगी ना, उसको तो खाने पीने की सुध ही नहीं रहेगी, वो खाली वो छटपटाती रहेगी, अरे हमारा बच्चा कहाँ चला गया, बच्चा कहाँ चला गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो माँ ऐसे करती है, एटम ऐसे करता है कि अरे हमारा बच्चा कहाँ चला गया। और अगर एटम अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा मेहमान की तरह हो जाता है। तो जब एक्स्ट्रा मेहमान हो या बच्चा खो जाए, दोनों ही सूरतों में एटम बिल्कुल छटपटाने लगता है, अरे देखो ना एक्स्ट्रा आ गया, अरे देखो ना हमारा बच्चा चला गया। तो इस तरह से छटपटाते छटपटाते वो जहां भी जाता है, तो वहां पर वो जहां जाता है वहां परेशानी करता है, जहां जाता है वो परेशान करता है। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? एक इंडिपेंडेंट एक स्पीशीज होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिट में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि या तो एक कम या तो एक ज्यादा। अब ये क्या है, बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं, जहां भी जाते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए एक अनार को आप छोड़ेंगे, अनार या तुबड़ी या वो जो दिवाली में जो होता है ना, आप जब उसको छोड़ेंगे और एक आपने सिल्क का या एक कॉटन का कपड़ा बिछा रखा है उसके ऊपर आपने छोड़ा, तो उसकी जो चिंगारी जो आके गिरेगी, तो जहां जहां कपड़े में चिंगारी लगेगी वहां वहां छेद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में ये फ्री रेडिकल्स कई तरह के छेद कर देते हैं, और फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो छलनी हो जाता है। और जब वो छलनी हो जाता है तो बहुत सारी तरह की दिक्कतें हमें बड़ी आसानी से हो सकती है, जिसका कि ये एक यहाँ पर परिणाम दिखाया हुआ है कि स्ट्रेस जब हमें होता है तो हमारे सेल डैमेज हो सकती है, प्रोटीन डीएनए डैमेज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, बोन या इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो सकता है, सेक्सुअल डिजेनरेशन हो सकती है। बहुत सारे लोगों को सेक्स करने में दिक्कत आ रही है, उम्र बहुत कम होने के बाद भी बहुत सारी दिक्कत आती है, वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। उम्र तेजी से बढ़ रही है, 45 साल का आदमी 50 साल या 55 साल का लग रहा है। एक्सेलरेटेड डिजेनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि अंदरूनी एज जो है हार्ट की बहुत बढ़ चुकी है, हार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हार्ट के ऊपर टू मच प्रेशर है, जिसकी वजह से उसकी एज निरंतर बढ़ रही है।
इरेगुलर हार्मोन्स हैं, ये सारे कुछ इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के। अब पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर के अंदर हो रहा है? आपको जरूरत से ज्यादा थकावट होगी, मेमोरी लॉस होगी, मसल और जॉइंट में पेन होगा, आपकी आई साइट कमजोर हो जाएगी, आपको इन्फेक्शन, बहुत ही जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लग जाएंगे, हेडेक होंगे, या नाक की सेंसिटिविटी होगी, या आपका जो हेयर है वो ग्रे हो जाएगा जल्दी। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके शरीर में हो रहा है। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आपका जो हेयर है वो जल्दी ग्रे हो जाता है, इससे पता चलता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। शहरों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है। अब काढ़ायु के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अश्वगंधा, टर्मरिक, सिनेमन, आंवला, ग्रीन टी, ब्लैक पेपर, जिंजर, शंखपुष्पी, कोरिएंडर, क्लोव, तुलसी, नटमेग, मुलेठी, अदुल, तेकनीशिया, ब्रह्मी, एस्प्रोडिटा, जेंथोन और विटामिन सी। ये 18 के 18 इंग्रेडिएंट क्या करते हैं कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको बेहतर करते हैं, जो आपका जो सांस लेने का जो प्रोसेस है उसको बेहतर बनाते हैं, और जो हमारा फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को 2 मॉलिक्यूल को तोड़ता है और हार्ट और ब्लड में मिला देता है, हार्ट में भेज देता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन O2 फॉर्मूला होता है, और O2 अपने आप में ब्लड में मिल नहीं सकता क्योंकि वो एक कंपाउंड है, तो उसको ऑक्सीजन के दोनों एटम्स को तोड़ना पड़ता है, O+O में तोड़ना पड़ता है, और ये तोड़ने के दौरान फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि अगर आपका फेफड़ा हेल्दी नहीं है, अगर आपका लंग्स हेल्दी नहीं है, तो सही तरीके से मॉलिक्यूल को तोड़ नहीं पाएगा, और सही तरीके से नहीं तोड़ पाएगा तो बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे। तो काढ़ायु क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को पैदा नहीं होने देता, वो शरीर के अंदर आपके फेफड़े को की सर्विसिंग करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की हाइजीन को मेंटेन रखता है, आपके शरीर के अंदर डाइटरी फाइबर देता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के फायदे इसके हैं। आप इसका इस्तेमाल करिए, चाय की जगह आप इसको पी सकते हैं। आप एक सैशे में 3 बार, 2 से 3 बार आराम से चाय की तरह काढ़ा बना सकते हैं। ये काढ़ायु है, आप इसको पीजिए और इसका लाभ लीजिए, आपको पता चलेगा। नॉर्मल जो सर्दी खांसी जुकाम होता है वो उससे प्रोटेक्ट करता है आपको, इससे सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ में आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी धीरे धीरे करके बिल्ड करता है। अब इम्यूजेंट क्या करता है, अब ब्लड के अंदर तो मिल गया, फेफड़े से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल गया, अब बाकी का काम तो ब्लड का है। तो ये क्या, ये सिर्फ ये ज्यादा इसका काम, ये ब्लड का स्पेशलिस्ट है। जैसे आप इंजन ऑयल डालते हैं गाड़ी में, मोबिल डालते हैं बाइक में, ठीक उसी तरह से अगर आप इम्यूजन का सेवन करते हैं तो आपके ब्लड की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, और अगर आपके ब्लड की हेल्थ मेंटेन रहेगी तो ब्लड के ही जरिए सारे के सारे ऑर्गन्स में सारी रसद पहुंचती है, ब्लड के जरिए विटामिन पहुंचते हैं, ब्लड के जरिए मिनरल्स पहुंचते हैं, ब्लड के जरिए एंथ्रोक्विनोन्स पहुंचते हैं, सारे हार्मोन्स ब्लड के जरिए पहुंचते हैं। तो ये जो सारा हार्मोनल सिस्टम है, ये हार्मोनल सिस्टम और ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स की सर्विसिंग के लिए, ऑर्गन्स की अच्छी हेल्थ के लिए आपके ब्लड का क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ब्लड में 52 तरीके के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसका आपस में संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी किसी का ब्लड मोटा हो जाता है, कभी किसी का ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, कभी किसी का ब्लड बहुत गाढ़ा होने की वजह से बहुत डार्क रेड हो जाता है, किसी में प्लेटलेट कम हो जाती है, किसी में आरबीसी कम हो जाती है, किसी में डब्ल्यूबीसी। तो आपको इम्यूजेंट अगर आप लेते हैं तो इसके ब्लड की कॉम्पोजिशन को, ब्लड की पीएच को वो बेटर बनाए रखता है, और जब ब्लड का पीएच बेहतर बना हुआ रहता है तो ऑर्गन्स की सर्विसिंग भी बेहतर से बेहतर हो पाती है, ऑर्गन्स की सर्विसिंग बेहतर से बेहतर हो पाती है। साथ ही साथ आपके शरीर को एक एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म मिलता है, और मैं आपको बताता हूँ क्या, कितना और कैसे इससे होता है। इसके अंदर मैंगोस्टीन, अकाई बेरी, गूसबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, गोजीबेरी, चेरी, रेस्पबेरी, बिलबेरी, ग्रेप, मलबेरी, एल्डरबेरी, स्टोनबेरी, अकलबेरी, सी बकथॉर्न, रेड बेरी, ब्लूबेरी और ब्लैक करंट होते हैं। ये ऑर्गन्स की सर्विसिंग करता है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि ब्लड जो है, ब्लड पहुंचाने का काम ऑर्गन्स के अंदर हार्ट का ही है, और ब्लड जाकर के वहां पर ऑर्गन्स की सर्विसिंग करता है। तो जितनी अच्छी आपकी ब्लड की क्वालिटी होगी उतने अच्छे ऑर्गन्स की सर्विसिंग होगी, उतना अच्छा आपका ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा। ओईसीडी टेस्ट सर्टिफाइड है, जीएलपी टेस्ट सर्टिफाइड है, और एंटी एजिंग जो है आपके शरीर के अंदर पैदा, एंटी एजिंग हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर पैदा कर सकती हैं। ये एनर्जी को इंप्रूव कर सकती है, स्टैमिना को इंप्रूव कर सकती है, और जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको प्लेजरेबल और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना सकती है, और आपके यूथ को प्रमोट कर सकती है, आपके हार्मोनल इश्यूज और स्ट्रेस को कम कर सकती है। आपके शरीर के अंदर कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस का द्योतक है, जो स्ट्रेस बढ़ता है कॉर्टिसोल के बढ़ने की वजह से। तो अब क्या है, स्ट्रेस भी बढ़ता है बहुत सारे लोगों का, और साथ में टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहता है। तो स्ट्रेस और टेस्टोस्टेरोन हाई होने से उनको सही तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं
वो लोग कर पाते हैं। लेकिन अगर कॉर्टिसोल कम हो जाए तो ये काम हो सकता है। कॉर्टिसोल कम होने से बहुत सारा अच्छा काम हो सकता है, जिसकी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे लोग नशे का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करने के बाद उनको ज्यादा लंबे समय तक वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नशे का सेवन करने से कॉर्टिसोल की मात्रा कम हो जाती है। हमारे इंडोक्राइन रिलैक्सेंट्स का काम करते हैं वो, अगर कम मात्रा में लिए जाए तो इस वजह से आप जब इम्यूजैन को लेते हैं तो वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बना देती है। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत सारे बेरीज की एंटीऑक्सीडेंट ताकत देती है, ताकि किसी भी तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तो एक हीलिंग क्राइसिस के बारे में भी आज हम समझ लेते हैं। हीलिंग क्राइसिस क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर जब टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारे शरीर के अंदर से, तो निकलने के दौरान भी हमें कुछ असुविधा का बोध होता है, असुविधा फेस करने को मिलती है। और उस असुविधा के दौरान हमें जो दिक्कत होती है, उस निकलने के दौरान जो दिक्कत होती है, उसे हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। अमूमन क्या होता है, मान लीजिए आपने अगर हर साल अपनी दीवार में एक पेंट कराया है और पेंट करवाते समय पुराना वाला पेंट नहीं निकाला है, तो क्या होगा? 30 साल बाद जब पेंट उखड़ना शुरू होगा तो सबसे पहले जो हुआ था वो पहले उखड़ेगा, और जो 30 साल पहले किया था वो एकदम लास्ट में उखड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल पीछे की तरफ है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी फैट के अंदर बहुत सारे जरासीम, बहुत सारे कीटाणु स्टोर किए हुए रहते हैं हमारे शरीर के फैट के अंदर। तो जैसे जैसे वो फैट गलना शुरू होता है, जैसे जैसे वो फैट गलता है, तो फैट के गलने के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आ जाती है, और वो शरीर से निकलने के प्रोसेस में भी हमें वही सिम्टम्स देती है जो कि उसके शरीर में अंदर जाने के सिम्टम में था। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जब आपको जुकाम होता है, तो जब जुकाम हो रहा होता है तो नाक में से पानी गिरता है। लेकिन जब आपको जुकाम ठीक हो रहा होता है, आप चाहे काढ़ा पीते हैं, आप गर्म पानी पीते हैं, आप वेपर लेते हैं, आप सिरप पीते हैं, वो सारी चीज पीने के बाद आपके नाक से, आपके मुंह से बलगम निकलती है। तो वो शरीर से बलगम निकलने के समय भी, शरीर से सर्दी निकलने के समय में भी आपको उतना ही मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है जितना सर्दी होने के समय में हुआ था। इसकी वजह से आपको वो सिम्टम्स दोबारा से आते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि आप दोबारा बीमार पड़ गए, लेकिन आप एक्चुअली दोबारा बीमार नहीं पड़े। वो शरीर से परमानेंटली वो प्रॉब्लम निकलने के समय आपको वापस से वो इश्यूज आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। ऐसे समय में आपको अच्छी तरह से पानी पीना है। आपको रेनेटस नोवा, इम्यूजैंथ या जैंथ प्रो या काढ़ायु रेगुलर बेसिस पे यूज करना है। इनमें से चारों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि चारों के चारों एक साथ यूज करने। और ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है, और आपको ऐसे में लाइट मील्स लेने हैं जो कि हजम करने में आसान है। तो आशा करता हूं कि ये जो जानकारी है वो आपको सही तरीके से मिल पाई। इस जानकारी का आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर